अपने आप पर पूरा भरोसा रखना, कठिन समय में ज़रा भी धीरज न खोना, समस्या का सकारात्मक हल ढूँढ लेना, विपत्ति पड़ने पर विचलित न होना और नए काम की पहल से ज़रा भी पीछे न डिगना। यही तो था दादी का नुस्खा। साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आमने सामने में जुड़ने का आपका हृदय से आभार। आज आपको बताने जा रही हूँ एक खास बात, मजेदार। अरे भाई, वो बात ये है कि हमें तो लग गया है आपको कहानियां कथा सुनाने का चस्का। इसी बहाने लगा डालते हैं आप पर मस्का। ये काम नहीं है हर एक के बस का। तो चलिए सुनिए आज की कहानी, दादी का नुस्खा। नुस्खा, दादी का नुस्खा। अरे भाई, नुस्खा तो सुना था, डॉक्टर का नुस्खा, पजीरी बनाने का नुस्खा, बचत करने का नुस्खा, किसी को अच्छी तरह से व्यवहार करने का नुस्खा, ससुराल में जाकर व्यवहार करने का नुस्खा, या पजीरी बनाने का नुस्खा, या किसी और घुट्टी बनाने का नुस्खा, आदि आदि। पर ये दादी का नुस्खा, ये भला क्या बात है? यही तो है खास बात। ये है, ये दादी का नुस्खा बिल्कुल अलग है और बिल्कुल सच्चा है और सबसे अच्छा है। वो क्या है कि दादी हर काम का एक सकारात्मक पहलू ढूंढ लेती है। हर काम के पीछे अगर कुछ दुख भी है, कष्ट भी है, बुराई भी है, उसके पीछे अच्छाई को खोज लेना, ये है दादी का नुस्खा। और ये नुस्खा आरती ने हू बहू आत्मसात कर लिया था, यानी ग्रहण कर लिया था, यानी इसको अपने जीवन में अपना लिया था। आप पूछेंगे आरती कौन है ना भाई, आरती एक आपकी सी लड़की है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, ज़हीन है, होनहार है, बुद्धिमान है और बहुत ही दादी की प्रिय है। लेकिन आरती के साथ एक हादसा हो गया। एक दर्दनाक हादसा, एक दुर्घटना में उसके माता पिता दोनों नहीं रहे। अपने घर की सुख सुविधा, माता पिता का दुलार प्यार, संरक्षण छोड़कर आरती को दादी के साथ मजबूरी में चाचा चाची के घर आना पड़ा। चाचा चाची का घर उतना सुविधाजनक तो नहीं था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था जितना छोटा कि चाची का मन था, चाची का दिल था। संकीर्ण था उनका दिल। उन्हें लगा कि उनके घर में दो प्राणियों के आने से खर्चा बढ़ जाएगा, उनका अतिरिक्त बोझ हो जाएगा, उनका दायित्व ग्रहण करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, नोक झोंक होगी, मेरे घर में दखल अंदाजी होगी। और ये सोच सोच कर चाची जो है परेशान हो गई और उन्होंने बड़े ही शीतल ठंडे मन से दादी पोती का स्वागत किया। दादी न मालूम किस मिट्टी की बनी थी। एक तरफ तो बड़े बेटे बहू के बिछुड़ने का इतना बड़ा सदमा, ऊपर से किशोर लड़की, किशोर बालिका का, उसकी जिम्मेदारी का इतना बड़ा भार, और ऊपर से चाची के ठंडे व्यवहार का सामना। इसके बावजूद भी दादी ने व्यवहारिकता को अपनाते हुए चाची को समझा दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं है, वे अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। और क्या किया उन्होंने, स्टोर में एक स्थान खाली किया, उसमें आरती का और अपना सामान रख लिया और चाची से कहा कि हम रात को सोने की व्यवस्था रसोई में चारपाई डालकर कर लेंगे, हम दादी पोती आराम से वहां सो जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाची को अच्छा ही लगा। अरे भाई, घर के किसी व्यवस्था में कोई दखल अंदाजी नहीं, जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, बल्कि रसोई का भार भी थोड़ा बहुत दादी के जिम्मे आ गया। और उसके बाद चाची तो निश्चिंत हो गई कि चलो भाई, ये मेरा काम जो है इतना कठिन भी नहीं निकला और मुझे दुनिया की तरफ से बहुत सारी वाहवाही मिले कि देखो अपने भाई की बच्ची को और माँ को सहारा दे रहे हैं। इसके बाद जब दादी और पोती अकेले हुए तो पोती इतनी निराश, इतनी उदास, इतनी इतनी दुखी थी कि माता पिता का प्यार, उनका दुलार, उनका संरक्षण छोड़कर इस छोटे से रसोई घर की कोठरी में रात बिताने का ये कौन सा जीवन में परिवर्तन आ गया।
आरती सोचने लगी उस छोटे से कमरे में कैसे वो रह पाएगी, कैसे पढ़ेगी, कहाँ सोएगी, कैसे जिंदगी के दिन गुजरेंगे। और बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहना नहीं होगा कि आरती का उसके पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर आते थे, बहुत ज़हीन थी, उसका स्कूल में दाखिला भी हो गया, उसे स्कूल से छात्रवृत्ति भी मिलने लगी, वजीफा मिलने लगा। तो चाची तो और निश्चिंत हो गई, चाची ने चैन की सांस ली। लेकिन आरती के जो सवाल थे वो सवाल उसका कहीं उत्तर मिल नहीं पा रहा था। जब एकांत हुआ रात को, जब दादी ने अपने साथ लिटाकर आरती को गले लगाकर समझाया, तो उन्होंने कहा, देख बिट्टो, रसोई में रहने में तू चिंता मत कर, फायदा ही फायदा है। अरे भाई, ये कमरा जो है वो घर से अलग है, तो हम जब मर्जी, जितनी मर्जी, जितनी देर तक बातें कर सकते हैं। लाइट जलाकर तुझे जब तक पढ़ना हो तो पढ़ सकती है, किसी को भी कोई इससे परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर कुछ भूख लगे तो जल्दी से खाना कुछ बना के खा लो, और सवेरे उठ के अगर पढ़ने के लिए, नींद न आने के लिए चाय बनाने की जरूरत हो तो चाय बनाकर भी पी लो, है ना। तो ये तो हो गया भाई सोने में सुहागा। अब कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, सुकून से हम दादी पोती आराम से रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, सवेरे 4 बजे से नल में पानी आने के पहले सू 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 करके आवाज आनी शुरू होती है, और वो आवाज आई और आरती हड़बड़ा कर उठ बैठी। अब इस सूसू में, इस सूसू में भी कोई अच्छाई है क्या दादी? हाँ बिट्टो, अच्छाई है, देखना बिना घड़ी का अलार्म बज गया। अब तुझे उठाने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं है। फटाफट उठ के तैयार होके नहा धो के हम दोनों ताजी हवा में सैर करेंगे। सेहत किसकी अच्छी रहेगी? हमारी सेहत अच्छी रहेगी, दिमाग भी ताजा रहेगा। और बिट्टू, परीक्षा में 100/100 पूरे अंक मिलेंगे तुझे, और स्कूल जाने के लिए तैयार होने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। आरती उस दिन से उसने दादी से सीख लिया कि परिस्थिति के अनुसार कैसे अपने को ढालना चाहिए। हर कठिनाई के बीच में अच्छाई को ढूंढ लेना चाहिए, हर वक्त अपने संयम को कायम रखना चाहिए, और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बना लेना चाहिए। और यही था क्या, दादी का नुस्खा। चाची ने चैन की सांस ली। अब तो सवेरे उठकर नल के पानी से पानी भरने का काम भी खत्म हो गया। सवेरे की चाय दादी बना देती, और वो खर्राटे से लेकर आराम से सोती रहती। उनके सवेरे जागने का चक्कर भी खत्म हो गया। आरती को वजीफा मिल गया था, अच्छे स्कूल में उसका दाखिला हो गया था। चाची की सारी समस्याएं मिनटों में हल हो गई थी, और वो तो सुकून से रहने लगी। दादी और आरती, दादी पोती के बीच में एक अनोखा बंधन बंध गया। दादी पोती का तो था ही था, उस रिश्ते के अलावा माँ बेटी, गुरु शिष्य, उनका रास्ता दिखाने वाली पथ प्रदर्शक, और उनके हमदर्द, उनकी सुख दुख की अटूट साथ देने वाली एक साथी बन गई थी दादी। और एक और नया रिश्ता हो गया उनका शुरू। क्या, अरे भाई, मूक वार्तालाप करने का। चाची की उपस्थिति में उन लोगों ने नया तरीका ढूंढ लिया आपस में बातचीत करने के लिए। वो इशारों की भाषा में बात करती। आरती को इस गुपचुप वार्तालाप में बड़ा मजा आता। पर एक दिन उसने अचानक से सोचा, आरती सोचने लगी, जो बोल और सुन नहीं सकते वो पूरे संसार से अपने आप को कितना अलग थलग महसूस करते होंगे, कितना कटा हुआ महसूस करते होंगे, कितनी वीरानी होगी उनकी दुनिया में, कितना सोनापन होगा, कितना खालीपन होगा, कैसे जीते होंगे वे अपनी जिंदगी। और मन ही मन आरती ने क्या फैसला कर लिया कि वो इनकी दुनिया को, इनकी जो खालीपन है उसको भरने के लिए क्या करेगी, इनकी इशारों वाली भाषा, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, वो जरूर सीखेगी। और आरती ने जब दादी को अपना फैसला सुनाया कि वो इस प्रकार से इस श्रेणी के जो लोग होते हैं जो सुन बोल नहीं सकते, उनकी दुनिया आबाद करेगी, उनकी समस्याओं को सुलझाएगी और उन्हें इस दुनिया के साथ जोड़ेगी,
और दादी ने उसके इस इरादे पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। कुछ दिनों बाद की बात है, आरती ने एक दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड में कुछ लिखा देखा। क्या लिखा था? शिक्षा विभाग से सूचना थी कि जो भी नवीं कक्षा में जो भी बच्चे किसी विशेष भाषा को, अतिरिक्त भाषा को सीखेंगे तो उन्हें उनकी योग्यता को वरीयता में रखा जाएगा, यानी उन्हें अधिक अंक दिए जाएंगे या उन्हें अधिक सुविधा दी जाएगी या उन्हें अधिक ऊंचाई पर माना जाएगा। ये सुनकर आरती ने मन ही मन निश्चित कर लिया कि वो तो इस साइन लैंग्वेज को सीखेगी अतिरिक्त भाषा के रूप में। स्कूल के नोटिस बोर्ड में ये भी लिखा हुआ था कि हर छात्र को, छात्र छात्रा को वो कौन सी अतिरिक्त भाषा सीखना चाहता है उसका नाम लिखना होगा और कारण भी लिखना होगा कि किस कारण से इस भाषा को वो सीखने की इच्छा रखता है। आरती ने दादी को अपना जो उसका इरादा था वो सुना दिया। दादी ने उसको खूब शाबाशी दी और उसकी रजामंदी के साथ अपनी रजामंदी जोड़ दी। और क्या लिखा, आरती ने क्या लिखा कि वो इशारों वाली भाषा सीखना चाहती है ताकि वो उन वर्ग के लोगों से, बच्चों से, बड़ों से जुड़ सके जो सुनने और बोलने में असमर्थ हैं, जिनकी दुनिया सूनी है, जिनका वीरानापन जो है वो भरेगी इस भाषा के द्वारा। इसके द्वारा वो उनके ज्ञान को बढ़ाएगी, इस भाषा के द्वारा वो विभिन्न साहित्य का अनुवाद जो है उन तक पहुंचाएगी और इस भाषा के द्वारा वो अन्य भाषाओं से भी उनको रूबरू करा पाएगी और इसके अतिरिक्त उनके अंदर जो योग्यता है, उनकी जो खासियत है, उसको उभार कर दुनिया के सामने ला पाएगी और हर लोग को, हर व्यक्ति को ये समझा पाएगी कि ये भी विशेष वर्ग के होते हुए भी इनके अंदर अति विशेष क्षमता है जिसको सबके सामने उजागर करना आवश्यक है और उसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, समाज के एक योग्य व्यक्ति के रूप में उभारेगी। आरती ने भेज दिया अपनी अर्जी भेज दी, खुश हुई, संतुष्ट हुई, लेकिन हुआ क्या? शिक्षा विभाग से उसकी अर्जी नामंजूर हो गई। इसमें क्या लिखा था कि ये इशारों की भाषा, साइन लैंग्वेज एक संवाद का तरीका है, ये कोई साहित्यिक भाषा नहीं है, इसलिए आपको दूसरी भाषा का अगर सीखना है तो साहित्यिक भाषा सीखनी होगी, लेकिन ये भाषा आप नहीं सीख पाएंगे। आरती का तो दिल बैठ गया, एकदम से दुखी हो गई और चिंतित हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उदास जब आरती घर पहुंची तो दादी समझ गई कि आज जरूर कुछ खास बात है। एकांत मिलते ही दादी ने आरती से उसकी उदासी का, उसकी परेशानी का कारण पूछा और आरती फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी डबडबाई आंखों से, रूधे गले से आरती ने बताया कि किस प्रकार से इशारों वाली भाषा सीखने की मनाही आ गई शिक्षा विभाग से और अब वो अपनी मन की मुराद पूरी नहीं कर पाएगी, साइन लैंग्वेज नहीं सीख पाएगी और फूट फूट कर रोने लगी। दादी ने कहा, बिट्टू इतनी परेशान मत हो, जी हल्का मत कर, कोई ना कोई हल ढूंढेंगे ना इस परेशानी का। आरती को गुस्सा आ गया, कहने लगी जब मेरी अर्जी नामंजूर हो गई और आप परेशानी का हल ढूंढने की बात कर रही हैं। दादी ने फिर उसे धीरज बंधाया और समझाया, देख बेटा, अगर पहली बात तो अब तू ये ठान ले, इसकी पहली अच्छी बात ये मान ले कि अब तू निश्चित कर ले, दृढ़ निश्चित कर ले, मन में पक्की ठान ले कि तू इशारों वाली भाषा को जरूर सीखेगी। तू किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी और पीछे नहीं हटेगी, तुझे ये भाषा सीखनी ही है। पहली बात तो ये अच्छी हुई कि तू अपना इरादा पक्का करने वाली निडर उत्साही लड़की बन गई। अब दूसरी बात भी कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा कि इस भाषा को सीखने के लिए क्या जुगाड़ लगाए। फिर दादी ने मन ही मन सोचा और कहा कि बिटिया, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना, स्कूल वालों के ऊपर भी तो कोई होता होगा ना। हाँ, शिक्षा विभाग से ही तो मेरी अर्जी नामंजूर हुई है। आरती थोड़ा झल्ला कर बोली, तो उसके ऊपर भी तो कोई और हुए है। दादी ने समझाया, उनके ऊपर भी तो कोई और होता होगा,
उनके ऊपर जो होता है उस तक गुहार लगाते हैं ना। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम इस इरादे को पक्का करने के लिए हर कोशिश कर देंगे और अच्छी बात को आगे करने के लिए, उसके लिए कोशिश करने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। अच्छे काम में किस बाधा की परवाह कौन करेगा। और उसके बाद आरती ने कहा, हाँ हाँ दादी आप ठीक कह रही हैं। उसने सोचा शिक्षा विभाग के ऊपर भी तो कोई है। हाँ दादी, मैं राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखूंगी। फिर उत्साह से आरती ने कहा, राष्ट्रपति जी के पास पत्र लिखकर वहां जरूर मेरी सुनवाई होगी और मेरी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। हाँ बिट्टू, जरूर सुनवाई होगी, तो खूब अच्छी भाषा में अच्छी सी चिट्ठी लिखियो। दादी ने मुस्कुराकर उसको समझाया और उसको दिलासा भी दी। उसके बाद रात में जब सब सो गए तो आरती ने खूब अच्छी तरह सोच के एक बहुत बेहतरीन अच्छा सा पत्र लिखा महामहिम राष्ट्रपति जी को। और उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, लेकिन उसमें लचीलापन नहीं है। शिक्षा विभाग की एक सूचना आई थी कि अतिरिक्त भाषा सीखकर हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। और जब मैंने साइन लैंग्वेज के लिए अपनी सहमति भरी तो मुझे इनकार आ गया, क्योंकि कहा गया कि ये कोई साहित्यिक भाषा नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भाषा उस उपेक्षित वर्ग को साहित्यिक बनाने में मदद करेगी। हर भाषा का साहित्य वो सीख सकेंगे। मैं उनकी भाषा सीखकर उन तक ज्ञान की ज्योति पहुंचाऊंगी। मैं उनकी दुनिया रोशन कर दूंगी, उनकी दुनिया का सूनापन खत्म करूंगी और एक समाज का वर्ग जो उपेक्षित है, जिसे हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाते, उनको मुख्य धारा से जोड़ूंगी। और उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं। उनकी उस प्रतिभा को मैं समाज के सामने लाऊंगी। इससे क्या होगा? समाज का भी कल्याण होगा, समाज का भी उद्धार होगा। और मुझे कृपया शिक्षा विभाग के द्वारा यह अनुमति दिलाई जाए। राष्ट्रपति जी, आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करें और मुझे इस अनुमति को प्रदान करने की कृपा करें। अगले दिन सवेरे नल के सूसू की आवाज से भी आरती की नींद नहीं खुली। दादी ने देखा, तसल्ली से मुस्कुराई। बिट्टो ने ढूंढ निकाला होगा बढ़िया सा हल, लिख डाली होगी बढ़िया सी चिट्ठी। और फिर उसके चेहरे की ओर देखकर, उसके गाल थपथपाकर दादी ने उसे कहा, बिट्टो बिट्टो उठ जा, चिट्ठी लिख दी तूने? उठकर आरती मुस्कुराई, दादी को गले लगाकर बोली, हाँ दादी, मैंने चिट्ठी लिख डाली है राष्ट्रपति जी को, और मैं आज जाकर क्लर्क दीदी से उसको टाइप करवा के उसकी एक प्रति ईमेल से भेज दूंगी और एक प्रति शिक्षा विभाग को भी भेज दूंगी। उसके बाद कहना न होगा कि आरती ने स्कूल जाकर चिट्ठी टाइप करवाकर ईमेल से राष्ट्रपति भवन भेजी, शिक्षा विभाग को भी उसकी कॉपी भेज दी और वो तसल्ली से इंतजार करने लगी। कुछ ही दिनों बाद की बात है, एक दिन स्कूल में सनसनी मची हुई थी, तहलका मचा हुआ था। राष्ट्रपति भवन से और शिक्षा विभाग से एक पत्र आया था कि आरती की अर्जी के सारे कागजात तुरंत भिजवाए जाए। आरती को मिल गई थी अनुमति, वो साइन लैंग्वेज सीख सकती थी और साइन लैंग्वेज सीखकर वो समाज के उस खास वर्ग को अपना योगदान दे सकती थी, उनकी प्रतिभा को जोड़कर समाज का उत्थान कर सकती थी। कहना न होगा कि आरती की खुशी का ठिकाना न था। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, और उसने अपने सारे इस काम का, इस जीत का श्रेय किसे दिया? दादी को। लेकिन हाँ, उसने चाची को भी इसका श्रेय जरूर दिया, क्योंकि चाची ही थी जिनकी बदौलत दादी पोती ने ये इशारों वाली भाषा सीखना शुरू किया था। और इशारों की भाषा सीखते सीखते उसके अंदर ये ख्याल आया था कि उस दुनिया को भी वो आबाद करे, उसमें भी रौनक लाए, उस बेआवाज दुनिया को आवाज वाली बना दे, संगीतमय बना दे, सुखी कर दे। तो आप भी क्या सीखे आरती की इस घटना से, इस कहानी से? आपने क्या महसूस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो अक्षम हैं, असमर्थ हैं,
उनकी लाठी बने, उनका सहारा बने और उनको चेतना दिलाएं और हम खुद जागृति पाएं।